हेलो दोस्तों, क्या आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे काले हिस्सों में क्या छुपा है? चलिए पता करते हैं। हर कहानी आपको हड्डियों तक कपा देने के लिए बनाई गई है, ऐसे रहस्य सुनाती है जो सुने नहीं जाने चाहिए। इस भूतिया दुनिया में हकीकत और बुरे सपने के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। आदित्य काफी दिनों से एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था। लोन वगैरह सब पता कर रखा था उसने। एक रोज ऑफिस जाते वक्त एक घर के आगे बोर्ड देखा तो शाम को जल्दी निकला ऑफिस से बातचीत करने। वहां पहुंचा तो देखा सामने के छोटे से लॉन में एक औरत बैठी थी। उनसे जाके आदित्य ने बात की तो उन्होंने बताया कि वो उस घर को बेचना चाहती है, वो भी जितनी जल्दी हो सके। आदित्य को भी थोड़ी जल्दी ही थी, लेकिन फिर भी लोन पास होने में थोड़ा वक्त तो लगना था, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैडम 1 महीना तो लगेगा शायद, उसके बाद ही पैसे वगैरह का इंतजाम हो पाएगा। जिस पे उस औरत ने कहा कि 15 दिन में कुछ पैसे एक अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर करके वो आ जाए और बाकी के उसे अकाउंट में बाद में ट्रांसफर कर दे। आदित्य को भी बात गलत नहीं लगी। उसने बस यूं ही पूछ लिया, इतनी भी क्या जल्दी है आपको इस घर को बेचने की? सब ठीक तो है ना घर में? उस औरत ने एक ही बात कही कि उसके पति की मौत के बाद से इस घर में उन्हें घुटन सी होती है। पूरा घर जैसे उन्हें काटने को दौड़ता है। आदित्य को घर एक ही नजर में पसंद आ गया था। पूरा घर अंदर से देखने के लिए अंदर गया, हर एक कोने में घूम घूम कर देखा और फिर सीधे छत पर गया। वहां से नीचे झांक कर देखा तो पाया कि एक आदमी पुराने चिथड़ों जैसे कपड़ों में, बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए सफेद बालों में लॉन में खड़ा ऊपर छत पे आदित्य और उस औरत को घूरे जा रहा था। आदित्य शायद जिंदगी में पहली बार थोड़ा घबरा रहा था। उसने उस औरत से पूछा कि वो कौन है, तो उस औरत ने बताया कि वो ऐसे ही एक पागल आदमी है जो रह रह के यहां घुस आता है। आदित्य ने उस औरत की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहा कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को संभाल लेगा। सारी बातें फाइनल की, कागज वगैरह चेक करवाए और अकाउंट नंबर पता किया तो उस औरत के अमेरिका में रहने वाले बेटे का था, जिस पे पैसे ट्रांसफर करने की बात हुई थी। पैसे ट्रांसफर करके और सारा सामान वगैरह लेकर आखिरकार आदित्य वहां शिफ्ट हुआ। सारा सामान अनपैक करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था। जरूरत भर के सामान तुरंत ही अनपैक करके सजा लिए और बाकी का सामान थोड़ा थोड़ा करके अनपैक करता रहेगा, इसलिए सब ऊपर के स्टोर रूम में रख दिया। नीचे वापस आकर टीवी कनेक्ट कर रहा था आदित्य, जब ऊपर स्टोर रूम में रखे सामान की आवाजें आई। आदित्य दौड़ता हुआ ऊपर स्टोर रूम में पहुंचा तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि टूटने फूटने जैसे कोई सामान उसमें थे ही नहीं। आदित्य ने देखा कि स्टोर रूम से लगी हुई एक छोटी सी बैल्कनी और भी थी। सामान बाद में ठीक करेगा, ये सोचकर बैल्कनी की ओर 4 ही कदम बढ़ाए होंगे कि पीछे से उस कमरे से बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोचा 2 मिनट बाहर बैल्कनी में ताजी हवा खाएगा और फिर नीचे वापस जाएगा। बैल्कनी में गया
तो आदित्य एकदम खुश हो गया। नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसी भरी दोपहर में वहां देखने भर से ऐसा लग रहा था जैसे दिन का नहीं, रात का वक्त हो। आदित्य ने कभी ऐसा माहौल दिन के वक्त नहीं देखा था। वापस नीचे जाने को आदित्य पलटा ही था कि उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। सारा बिखरा हुआ सामान बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर था। वो बंद दरवाजा खुला हुआ था और किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज भी सुनाई दी। आदित्य भागा सीढ़ियों की ओर और जाकर देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आदित्य ने पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से चेक किए और दिन भर में बाकी का काम निपटाकर रात को जब सोने गया तो बदन थकान से टूट रहा था। नींद में ही उसे कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दी जिनसे घबराकर आदित्य की नींद खुली। आदित्य एक झटके से उठा और ध्यान से सुनने लगा तो समझ आया कि आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी। आदित्य उठा और धीमे धीमे दबे कदमों से ऊपर तक गया और दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो साफ समझ आया कि आवाज सचमुच उसी कमरे के अंदर से आ रही। आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर दरवाजे को एक झटके से खोला। कमरे की बत्ती जलाई तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ उस कमरे की खिड़की हवा से बार बार बंद हो रही थी और खुल रही थी। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या सुना था और अंदर उसे क्या दिखना चाहिए था, लेकिन अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। थकान की वजह से शायद वो इन सारी चीजों को देख और सुन पा रहा था। उसे लगा कि शायद अपनी थकान के कारण वो कोई बुरा सपना देख रहा था। यही सोचकर उसने सिगरेट निकाली और स्टोर रूम वाली बालकनी में पहुंचा और सिगरेट जलाकर एक लंबा कश लिया। अकेले रहने की कीमत, यही एक बुरी आदत थी उसकी। कश खींचकर धुआं जब उसने फेंका तो ऐसा लगा जैसे किसी और ने धुएं को फूंक मार मारकर तितर बितर कर दिया हो। आदित्य को अभी अभी इतना बड़ा वहम हुआ था कि उसे यह भी अपना वहम ही लगा। उसने दोबारा एक कश खींचा और धुआं छोड़ा। और इस बार वो फूंक सामने से उसके चेहरे पर लगी। आदित्य लगभग चीख पड़ा। आदित्य की डर के मारे चीख तक नहीं निकल पाई, क्योंकि बालकनी में जहां से फूंक उसके चेहरे पर पड़ी थी, उस फूंक के लिए किसी का उस बालकनी में होना जरूरी था। आदित्य ने खुद को संभाला। सिगरेट बुझाकर बालकनी का दरवाजा बंद करके स्टोर रूम से होता हुआ नीचे जा ही रहा था जब
स्टोर रूम में रखे एक डब्बे से अलार्म क्लॉक बजने की आवाज आने लगी। आदित्य ने डब्बे को ढूंढते हुए आखिरकार वो डब्बा ढूंढ ही लिया जिससे आवाज आ रही थी। डब्बे को खोलते ही डब्बे में एक पुरानी अलार्म क्लॉक तो थी, लेकिन उसमें अलार्म अब नहीं बज रहा था, सिर्फ घड़ी के सुई के कांटे की टिक टिक करने की आवाज चले जा रही थी। आदित्य भी आखिरकार एक इंसान ही था। घबराहट के मारे रात भर अपने कमरे में जागता रहा और पूरी रात एक झपकी भी नहीं ले पाया। पूरा दिन आंखों आंखों में काटा और दोबारा एक बार फिर रात को आज जल्दी ही सोने की सोची तो आधी रात के बाद एक जानी पहचानी आवाज ने उसे फिर से जगाया। आवाजें धीमे धीमे बढ़ती गई और आदित्य की घबराहट भी। आदित्य एकदम से उठा और कमरे से बाहर निकला। उसने पास ही रखी रॉड उठाई और ऊपर जहां से यह आवाज आ रही थी एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस कमरे की ओर बढ़ते हुए आदित्य की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। माथे से पसीना आता जा रहा था और दबे हुए कदमों से जैसे ही कमरे के पास पहुंचा तो आवाज बंद हो गई। धीरे से आदित्य ने कमरे का दरवाजा खोला और जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि इतनी तेज मारपीट की आवाजें, किसी के रोने की आवाजें, और इन सब के बाद अचानक ऐसा सन्नाटा और पूरा कमरा खाली। यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी एक और आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ भारी भरकम सा फर्श पर से घसीटते हुए ले जा रहा था। आदित्य उस आवाज का पीछा करता हुआ एक के बाद एक रास्ते में सारी बत्तियां जलाता हुआ जा रहा था, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आवाज बिल्कुल जैसे उसके सामने से आ रही थी। पीछे पीछे जाते हुए मेन दरवाजे के बाहर तक गया और देखा तो लॉन की घास ऐसी दबी हुई थी जैसे कोई बहुत ही भारी सा सामान उसके ऊपर से घसीटते हुए ले गया था कोई। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो आदित्य ने तुरंत घर में घुस के दोबारा सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए और वापस अपने कमरे में जाने को हुआ तो सीढ़ियों पर कुछ देखा, जिसे देखकर हाथ में पकड़ी वो रॉड छूट कर गिर गई। सीढ़ियों के ऊपर से लेकर मेन दरवाजे तक खून की एक लंबी सी लकीर बनी हुई थी, जैसे जो भी भारी चीज घसीट के ले गई थी वो शायद कोई लाश थी। एक बार फिर पूरी रात जागते हुए काटनी पड़ी आदित्य को और सुबह उजाला होने पर थोड़ा सो पाया। नींद जब खुली तो कुछ ताजी हवा खाने छत पर गया और छत के एक दो चक्कर मार के टहल टहल के जब थोड़ा सुकून हुआ ही था तो एक बार फिर से उसके चिढ़ने की बारी थी। नीचे लॉन में वही
पागल इंसान खड़ा था, चित्रों जैसे कपड़ों में, बढ़ी हुई दाढ़ी, पता नहीं कब से नहाया नहीं, और आंखों के ऊपर आते बालों के बीच से आदित्य को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट भर की देर थी कि आदित्य चिल्लाया, ओए, रुका रहे तू वहीं पे। आज तू नहीं कि मैं नहीं, आज तेरा हिसाब किताब मैं सारा निपटा ही दूंगा। रुक, अभी आता हूं नीचे। गुस्से में तमतमाता चेहरा लिए आदित्य नीचे गया, अपनी रॉड उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में, जहां वो पागल खड़ा था, वहां पहुंचा तो देखा वो पागल वहां नहीं था। गुस्से में ही आदित्य वहां तक गया तो पाया कल रात घास भी वहीं तक दबी हुई थी। उस दिन भी ये पागल इंसान यहीं खड़ा था और खून के धब्बे भी यहीं तक आए हुए थे। आदित्य ने उसी रॉड से वहां मिट्टी खोदनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में एक हड्डियों का ढांचा निकला वहां से। पुलिस को बुलाया और पूछताछ में पुलिस को आदित्य ने बताया कि उसने ये मकान मिसेस चैटर्जी से खरीदा था। तो पुलिस ऑफिसर का एक ही शक से भरा सवाल था, कौन मिसेस चैटर्जी? आदित्य को अब तक इतनी चीजें सुनाई दिखाई दे चुकी थी कि वो हर एक ऐसी चीज का आदी सा होने लगा था जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान घबरा जाए। पुलिस वाले ने उसे बताया कि मिसेस चैटर्जी को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। उनकी लाश इसी घर में, उसी ऊपर के स्टोर रूम में बहुत ही बुरे हाल में मिली थी, जहां शायद उनकी लाश 2-3 हफ्ते तक सड़ रही थी। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे वो उनके बेटे का ही निकला, जिसने सोचा था कि सारी प्रॉपर्टी बेच के उसके ब्रोकर ने पैसे भेज दिए होंगे, इसलिए उसने भी कोई पूछताछ नहीं की। घर सचमुच इस वक्त आदित्य के नाम पे था, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन केस तो बन ही चुका था और आदित्य को दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि आसपास सभी गवाह थे कि उसे आए हुए यहां 2 ही दिन हुए थे। कंकाल को टेस्ट के लिए भेज दिया गया और आदित्य भी अपनी जिंदगी में लौट आया। उस रात जब आदित्य सोया तो उसकी नींद दोबारा एक आवाज के साथ खुली। डरते हुए जब आदित्य ने आंखें खोली तो मिसेस चैटर्जी आदित्य के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। आदित्य के उठते ही वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कितनी शुक्रगुजार थी वो आदित्य की। आदित्य को उन्होंने बताया अपनी जिंदगी का वो सच जो सिर्फ वही जानती थी। उनके पति उन्हें रोज शराब के नशे में मारते थे, दिन में छुट्टी के दिन बात तक नहीं करते थे। मिस्टर चैटर्जी छोटी से छोटी बात के लिए सिर्फ और सिर्फ मिसेस चैटर्जी को ही दोषी ठहराते थे और बेइज्जत करना, मारना इतना मामूली था कि मिसेस चैटर्जी को इन सब की आदत हो चुकी थी। उनका बेटा कभी बीच बचाव करने आता तो वो उसे भी बुरी तरह पीट देते। एक रात जब उनका बेटा अमेरिका जा चुका था और कुछ ही दिनों में मिसेस चैटर्जी को अपने साथ ले जाने वाला था, बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मिसेस चैटर्जी की तबीयत खराब थी। मिस्टर चैटर्जी ने उस रात शराब कुछ ज्यादा पी ली थी और उनके खाने से पहले मिसेस चैटर्जी बुखार से तड़पती अपनी दवाएं खाकर दवाओं के नशे में सो क्या गई। मौत ने घर में तूफान मचा डाला। मिस्टर चैटर्जी शराब के नशे में धुत आए और मिसेस चैटर्जी से खाना देने को कहने लगे। वो किसी तरह उठकर खाना गर्म कर ही रही थी कि उनके हाथ से खाने का बर्तन गिर गया। घर में इतनी रात गए, अब मिस्टर चैटर्जी के
खाने को कुछ और नहीं बचा था। उन्होंने वही किया जो कोई भी भूखा वहशी दरिंदा जानवर करता है, मिसेस चैटर्जी पे टूट पड़े। और उस रात उन्होंने मिसेस चैटर्जी को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। बचने के लिए वो ऊपर वाले कमरे की ओर भागी तो पीछे पीछे मिस्टर चैटर्जी हाथ में अपनी बेल्ट को किसी कोड़े की तरह चलाते हुए उनके पीछे दौड़े और कमरे में मिसेस चैटर्जी को मार मार के बदहाल कर दिया। और मार खाते खाते ही मिसेस चैटर्जी के हाथ जिंदगी आ गई। एक रॉड जो दरवाजे के पीछे पड़ी थी, उन्होंने आंखें मूंद के खुद को बचाने के लिए मिस्टर चैटर्जी पर रॉड चलाई तो उनका पैर लड़खड़ाया और वो ऐसे गिरे कि रॉड उनकी छाती के आर पार हो गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। मिसेस चैटर्जी लाश को घसीटते हुए लॉन तक लाई और बड़ी मुश्किल से दफना दिया और खुद ही जाकर पुलिस के पास सरेंडर कर दिया कि उन्होंने अपने पति को मारा है और जिंदगी भर के जुल्मों का बदला उन्होंने एक अजीब तरीके से लिया। लाश कहां थी ये किसी को नहीं बताया ताकि मर के भी मिस्टर चैटर्जी भटकते रहे। और वही हुआ। मिसेस चैटर्जी को लाश न मिलने की वजह से जेल की सजा बस कुछ ही महीनों की हुई और जब वो वापस आई तो कुछ दिनों के बाद उनकी लाश पुलिस को उसी स्टोर रूम में सड़ी हुई मिली। मिसेस चैटर्जी जब तक जिंदा थी तब तक मिस्टर चैटर्जी की आत्मा ने उन्हें परेशान किया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मिसेस चैटर्जी के मारे जाने के बाद भी मिस्टर चैटर्जी की आत्मा उन्हें हर रात उसी तरह से परेशान कर रही थी।